नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में बेंगलुरु में 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का भी वो करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सार्वजनिक समारोह को भी करेंगे संबोधित। बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख वोटरों के ब्यौरे की मांग पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। नियम के तहत आयोग लिस्ट जारी करने के लिए बाध्य नहीं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के दुल इलाके में आतंकी मुठभेड़। आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सुरक्षा बल। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल से अब तक 1100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। इसके बाद वो बैंगलोर मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के बेंगलुरु दौरे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए RV रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इंफोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कार्यक्रम में पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से डीडी न्यूज की टीम ने खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर। सर, 3 वंदे भारत, नई वंदे भारत की आज शुरुआत होने जा रही है। कितना बदलाव आएगा सर? ऑलरेडी जो है 144 वंदे भारत देश भर में दौड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नई जनरेशन की ट्रेन्स दी है। वंदे भारत आज 3 नई चालू होगी। एक बेंगलुरु से बेलगावी, जो कि नॉर्थ कर्नाटक को बेंगलुरु से जोड़ेगी। दूसरी नागपुर से पुणे, दोनों बहुत बड़े हब्स हैं, बहुत बड़े शहर हैं, उन दोनों को जोड़ेगी। तीसरी कटरा जम्मू से जोड़ेगी अमृतसर को। दोनों के दोनों बहुत बड़े पवित्र तीर्थ स्थल है। गरीब से गरीब वर्ग को अच्छी वंदे भारत जैसी सुविधा मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, वो उस ट्रेन के पीछे भावना है। वैसे ही नमो भारत, जो कम दूरी के शहरों को एक फ्रीक्वेंट मेट्रो की तरह जोड़ने वाली गाड़ी है। तो हर तरह से प्रधानमंत्री जी का है कि नई जनरेशन की ट्रेन्स देंगे। सर, 11वीं वंदे भारत होगी ये कर्नाटक के लिए। साथ साथ अगर कर्नाटक में हम रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पिछले 1 दशक में सर कितना यहाँ पर देख रहे हैं, कितना इसमें इजाफा हुआ है, कितना काम हुआ है? कर्नाटक को 2014 से पहले मात्र 800 करोड़ के आसपास मिलते थे साल के। इतना बड़ा स्टेट, इतना इम्पोर्टेंट स्टेट, मात्र 800 करोड़। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7,500 करोड़ रुपए रेलवे के डेवलपमेंट के लिए कर्नाटक को दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में कई पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल कर्नाटक में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी दृढ़ संकल्पित हैं और बहुत मोदी जी का प्रयास है कि कर्नाटक का रेलवे नेटवर्क आगे बढ़े। अंतिम सवाल सर, आपने हमें पहले भी वंदे भारत का स्लीवर वर्जन भी बेंगलोर में ही दिखाया था, BEML में। उसकी कब तक सर उम्मीद करते हैं हम, कब तक वो पटरियों पे दौड़ेगी? उसके बहुत फाइनल टेस्टिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अभी सितंबर में आनी चाहिए वंदे स्लीपर। दूरदर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बारे में डीडी न्यूज़ की टीम ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल चंद माथुर से खास बात की। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि देश में जो मोदी सरकार ने कहा था कि तकरीबन 150 वंदे भारत ट्रेन को 15 अगस्त के पहले शुरू किया जाएगा, उसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ है दक्षिण पश्चिम रेलवे के GM माथुर साहब, हम उनसे बात करते हैं। मुकुल सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये 3 वंदे भारत ट्रेन कहाँ के लिए प्रधानमंत्री शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, जो 3 वंदे भारत शुरुआत है उसमें एक कर्नाटका में है, जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, बेलगाम से लेके और बेंगलोर की कनेक्टिविटी। दूसरा जो है वो अजनी से पूना के बीच में है, और तीसरी जो है अमृतसर से कटरा के बीच में। तो तीनों का बहुत ही एक सिग्निफिकेंस है। पहला जो हमारी कर्नाटका में है वो आप देखें तो बेंगलोर का जो हाईटी हब है, बिजनेस सेंटर है, कैपिटल है, उसको जोड़ रही है बेलगाम से, जो कि एक बहुत ही कल्चरल सिटी, आई वुड से कल्चरल सेंटर है कर्नाटका का। धारवाड़ और आगे बेलगाम उनको कनेक्टिविटी देती है। दूसरा, नागपुर से पूना महाराष्ट्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी की डिमांड थी, उसको जोड़ेगी। और तीसरा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल अमृतसर और कटरा को तो जोड़ेगी। तो हमारे ख्याल से इससे न केवल टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म एंड बिजनेस
इन तीनों को बहुत फ़ायदा होगा। भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो कर्नाटक में किस तरीके से पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे का विस्तार हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है? देखिए, कर्नाटका में सरकार ने बहुत ज़्यादा हर बजट में पिछले 3-4 बजटों में पैसा एलोकेशन किया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ना हो केवल फ्रेट की दृष्टि से और पैसेंजर की दृष्टि से किए हैं, और वंदे भारत जो 10 चल रही हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और मुझे लगता है कि कर्नाटका में जो बिज़नेस सेंटर्स हैं और जो कल्चरल सेंटर्स हैं और टूरिस्ट, वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो अनटैप्ड था। वो वंदे भारत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है कि जो इन तीनों तरह के टूरिज़्म, बिजनेस और नॉर्मल पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इनको बढ़ावा देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, न सिर्फ वंदे भारत बल्कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन हो या फिर बुलेट ट्रेन, आने वाले समय में 2047 में भारतीय रेल इस पूरे देश के अंदर जो कायाकल्प बदलेगी, उसका एक बड़ा नतीजा ये होगा कि देश की जो जीडीपी है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। और वहीं प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो लाइन साउथ बेंगलुरु को मेट्रो सेवा से जोड़ेगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में डीडी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक सिंह ने बेंगलुरु मेट्रो के निदेशक सुमित भटनागर से भी खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। क्या है इस मेट्रो लाइन की खासियत, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमित भटनागर जी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट की क्या स्पेशलिटी है, कितना लंबा है, क्या कॉस्टिंग है, क्या इसकी खासियत? देखिए, ये करीब 19 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। इसके अंदर 16 स्टेशंस हैं और ये मेट्रो लाइन जो है येलो मेट्रो लाइन कहलाएगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसको हम कहते हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की हैं, सॉफ्टवेयर की हैं, उस एरिया से ये लाइन पास होती है। और इसका लगभग खर्चा करीब 7,000 करोड़ का अधिक का इस पर खर्च हुआ है, लागत है। ये भी एक तरह का नया प्रयोग है और ये यातायात में सुविधा देने में बहुत मदद करेगा। सर, क्या सोलर मेट्रो स्टेशन जो है, क्या ये पूरे ऑपरेशनल हो जाएगा इसकी शुरुआत के साथ? जी, सारे 16 जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो सभी ऑपरेशनल हो जाएंगे। दक्षिणी बेंगलोर को ये कनेक्ट कर रहा है। कितना ट्रैफिक रहता है सर? अमूमन बेंगलोर में ट्रैफिक भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये सार्वजनिक परिवहन जो है मेट्रो, इससे लोगों को कितना समय की बचत होगी, ट्रैफिक से कितना निजात मिलेगा? इससे बिल्कुल ट्रैफिक और समय की बचत होगी और इसको बताया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजी रोड है। होसूर रोड पूरा हाईवे है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बहुत सारी इंडस्ट्री उधर होने के कारण बहुत लोग उधर जाते हैं, तो उन सबको इससे लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सर दूरदर्शन से बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर बेंगलुरु में मेट्रो की शुरुआत से यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी और साथ साथ यहाँ पे जो विकास है उसे भी गति मिलेगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख वोटरों का ब्यौरा जारी करने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की एप्लीकेशन के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर कर कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक उसे ड्राफ्ट सूची में शामिल न किए गए लोगों के नाम की अलग से लिस्ट जारी करने के बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ड्राफ्ट लिस्ट में किसी व्यक्ति विशेष नाम को ना शामिल करने के पीछे का कारण बताए। आयोग ने ये भी बताया कि जिन लोगों के फॉर्म किसी वजह से नहीं मिले, उनसे बूथवार उन लोगों की लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की है। आयोग ने उन तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों से मदद की मांग की। साथ ही आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद इसमें शामिल न किए मतदाताओं की एक अपडेटेड लिस्ट राजनीतिक दलों को सप्लाई की गई ताकि उन मतदाताओं तक पहुंच की हर संभव कोशिश की जा सके और कोई वाजिब मतदाता छूटने ना पाए। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं
उनके पास अभी भी विकल्प हैं कि वो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ये हलफनामा इस मामले में याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से दाखिल की गई याचिका के जवाब में दाखिल किया। एडीआर ने इस नई याचिका में मांग की कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम की अलग से लिस्ट जारी करे। हर एक ऐसे मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर करने का जो कारण है उसका खुलासा किया जाए। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि सभी वोटरों को सुनवाई और अपने दस्तावेज रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा उनके बारे में कारण बताते हुए लिखित आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग के मुताबिक सभी वाजिब मतदाताओं का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता विकास थार्थी इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना क्या दर्शाता है? आंचल, बिल्कुल देखिए, अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी उसके बाद चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी थी कि 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह थी। पहला, उनके पास दस्तावेज नहीं थे, जो 11 दस्तावेज आयोग की तरफ से तय किए गए थे। दूसरा, ऐसे लोग जो लंबे समय से यहाँ पर अपने जो पता है जिनका चुनाव मतदाता सूची पत्र में उसमें वो वहां पर नहीं रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन ट्रेसेबल थे, कुछ ऐसे लोग थे जो गुजर चुके थे। तो कुल मिलाकर 65 लाख लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इस मामले में जो पिटिशनर है, याचिकाकर्ता है एडीआर, उसकी ये मांग थी कि जिन लोगों को बाहर किया गया है 65 लाख लोगों को, उनके बारे में एक अलग से लिस्ट चुनाव आयोग को जारी करनी चाहिए। अब आयोग ने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया है ड्राफ्ट लिस्ट में उनकी कोई अलग से सूची जारी करने के लिए बाध्यता हो आयोग के पास। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम इंक्लूड ना करने पर नॉन इंक्लूजन को लेकर के चुनौती देता है तो उसको एक लिखित आदेश जारी किया जाएगा उसके संबंध में कि उसकी अपील को स्वीकार किया गया है तो किन कारणों से अस्वीकार किया गया है तो उसकी क्या वजह है। तो यानी इस स्टेज पर आयोग किसी को ये स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है, और ना ही आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उन 65 लाख लोगों की अलग से लिस्ट जारी करे जिनका नाम फिलहाल मतदाता पहचान पत्र की जो सूची है उसमें नहीं है। और वहीं साफ तौर पर इस बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा विकास, जहां पर बिहार में बिना नोटिस के किसी भी मतदाता के नाम को हटाया नहीं जाएगा। एसआईआर पर जो लगातार घमासान हम मॉनसून सत्र के सेशन में भी देख रहे हैं, उस बीच चुनाव आयोग का ये भरोसा क्या संदेश देता हुआ? देखिए, आयोग लगातार ये बात कह रहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो एक अंतिम लिस्ट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई जायज कारण है आयोग को ये बताने का कि उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट पे होना चाहिए तो वो इसको लेकर के जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। एक फॉर्म है उसके लिए बाकायदा, उसको भरें, चुनौती दें उनके नाम के इंक्लूजन को नॉन इंक्लूजन को लेकर के, और उस पर उचित फैसला लिया जाएगा। तो यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी को सुने बिना उसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। अब इन 65 लाख लोगों में भी जो व्यक्ति अपना केस साबित करने में कामयाब होंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था और किसी तकनीकी कारण या किसी मानवीय भूल की वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उनका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो सकता है बहुत ही आसानी से। ये आयोग का दावा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो इस हलफनामे पर एक बार फिर कोर्ट का क्या मत है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल आयोग ने इस बात के लिए पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वो इन 65 लाख लोगों की फिलहाल कोई अलग से लिस्ट जारी नहीं करेगा जिनके नाम शामिल नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक है। अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो आयोग के पास अपना रिप्रेजेंटेशन दे उचित दस्तावेजों के साथ, उचित कारणों के साथ, और उस पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा। और वहीं विकास, अंत में ये भी जानना चाहेंगे कि जो तमाम योग्य मतदाता हैं उन्हें पर्याप्त अवसर मिले कि अगर कोई गलती है तो उसमें वो सुनिश्चित कर सकते हैं और चुनाव अधिकारी जो उनका नोडल ऑफिसर है वहां तक जा सकते हैं। ऐसे में अपील करने का पर्याप्त मौका मतदाता को दिया गया। यही दो टूक थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। बिल्कुल, देखिए, अपील करने का एक मौका है वोटर के पास अभी भी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद भी। हालांकि आयोग ने ये जरूर स्पष्ट किया था कि इस बात के लिए कोई आयोग अपनी तरफ से नहीं कह रहा है कि जब अपील ऐसे जो नॉन इंक्लूजन जिन लोगों का है उनको इसी बार
के चुनावों में वोट देने का मौका मिल जाए। ये प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। संभवतः प्रक्रिया क्योंकि थोड़ी जटिल है या थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मुमकिन है कि कुछ लोग वोट ना डाल पाए ऐसे लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो आप सबसे पहले इस बात को चुनौती दें आयोग के पास और अपना केस को इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। उस पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार करने के बाद एक रीजन ऑर्डर दिया जाएगा आयोग की तरफ से कि नाम को शामिल क्यों नहीं किया गया या नाम को शामिल क्यों किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज़ पर जारी है, आप देखते रहिए। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग अब सख्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने शनिवार को फिर दोहराया कि राहुल गांधी वोट चोरी का जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर सही है तो उसको लेकर वो शपथ पत्र दें और अगर वो ऐसा नहीं करते तो देश से माफी मांगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने पहले भी इसी तरह से राहुल गांधी से शपथ पत्र देने या माफी मांगने के लिए कहा था। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर 2 एपिक कार्ड रखने के मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब उनकी ओर से मीडिया के सामने दिखाए गए एपिक कार्ड को आयोग ने शुक्रवार को फर्जी करार दे दिया था। बात जम्मू कश्मीर की, जहां के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पहाड़ी जिले के दूल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा तलाशी दलों को देखते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक पोस्ट पर मुठभेड़ की पुष्टि दी है। विनाशकारी आपदा के बाद अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बताया जा चुका है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और निलांग से निकालकर जॉली ग्रांट, मातली, चिन्यालीसौड़ पहुंचाया गया। इस बीच हर्षिल घाटी में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। हर्षिल और धराली में डीजल और रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई, जबकि सड़क मार्ग बाधित होने के कारण खच्चरों के जरिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लिमचीगाड़ पुल बह गया, जिसकी वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। इसके बाद यहां बेली ब्रिज बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी पुलिस दलों, SDRF, इंजीनियरिंग और तमाम बचाव दल के अथक परिश्रम के फलस्वरूप अब इस पुल का निर्माण अंतिम चरण में है और कुछ ही घंटों में आवागमन के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये पुल आपदा प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।